टारगेट है, रशिया सीधा टारगेट है। जो अमेरिका को लगता है कि भाई व्लादिमीर जेलेंस्की तो बेचारा एक मोहरा है, असल में जो टारगेट है वो टारगेट है व्लादिमीर पुतिन, यानी रशिया के राष्ट्रपति सीधा टारगेट है, रशिया सीधा टारगेट है। जो अमेरिका को लगता है कि भाई उसकी ग्लोबल हेजेमनी में सबसे बड़ा हर्डल है, उसको किस तरह से दूर किया जाए। मेरे साथियों, दुनिया के अंदर जो स्थितियां पैदा हुई, जो चाहे फिर वो यूक्रेन जो रशिया वॉर चल रहा है उसको लेकर के, या तो फिर वो टैरिफ वॉर चलना, या फिर सेकेंडरी सैंक्शंस का सारा दौर, ये घूम फिर के जहां पे इकट्ठा होता है वो है रशिया को बैलेंस करने की कोशिश, या रशिया के ऊपर अपनी सुपीरियरिटी दिखाने की जद्दोजहद या जिद। क्योंकि जिस समय पे इस देश के राष्ट्रपति, अमेरिका की बात कर रहा हूं, ट्रंप है, तो वहां पे अनएक्सपेक्टेड जो पॉलिसीज है उसकी उम्मीद एकदम की जा सकती है, बिकॉज वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब बात आ रही है कि भाई जब सेकेंडरी सैंक्शंस आपने लगाए, रशिया को आप ये चाहते हो कि इसके पास में पेट्रोलियम ये बेचे नहीं, इसके पास डॉलर जाए नहीं, तो डॉलर जाता है तो अल्टीमेटली इस बेचारे को परेशान करता है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, और ह्यूमन राइट्स का मसीहा ये होने नहीं दे सकता, क्योंकि ग्रिंगो को क्या चाहिए, नोबेल प्राइज चाहिए पीस का। तो फिर बात आती है कि जब बड़ा बायर चाइना है, उससे भले थोड़ा कम से लेकिन कम हम ले रहे हैं, तो हमें परेशान क्यों और चाइना से दूरी क्यों सर? इसी बात का एनालिसिस करेंगे और बहुत डिटेल और टेक्निकली हम बातों को करेंगे, इमोशंस में नहीं जाएंगे। जो प्रैक्टिकल बात है वो आपके सामने पेश करूंगा। तो यदि फर्स्ट टाइम हमारे साथ हैं तो ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है नीरज पारिक और आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चलिए तो फिर बिना कोई देरी के करते हैं शुरुआत। मेरे दोस्तों, जेलेंस्की वर्सेस जो पुतिन की फाइट चल रही है, अब देखिए 15 अगस्त को क्या होने वाला है, ऑलरेडी हमने वीडियो कवर किया है। उम्मीद यही है कि मामला सेट हो जाएगा और जेलेंस्की को भी इन्वॉल्व कर लिया जाएगा, पूरी पूरी उम्मीद है। लेकिन सर, व्लादिमीर पुतिन को कंट्रोल करना मतलब यह कि रशिया के ऊपर अपने पावर को इस तरह से थोप देना कि यूएसए की जो एक सपना रहा है, क्योंकि जब 90s के दौर में यूएसएसआर कोलैप्स हुआ था, उसके बाद में अमेरिका को लगने लगा था कि भाई एक जो यूनिपोलर वर्ल्ड का सपना मैंने देखा था कि पूरी दुनिया में एक सिंगल होल्ड पावर होगी यूएसए, वो अब बनने में कोई खतरा नहीं है। लेकिन सर, होता क्या है, रशिया तो अपनी जगह धीरे धीरे वापस स्टैंड कर गया, लेकिन उसके पैरेलल कुछ और अर्थव्यवस्थाएं भी इस दुनिया में खड़ी हुई, जिनमें से चाइना एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है। अब यहां पे बात आती है, अमेरिका को एक बात भली भांति पता है कि यदि रशिया को कमजोर करना है तो उसके दो साथियों को उससे दूर करना पड़ेगा। अब दूर करते करते इतनी देरी हो जाती है कि चाइना बहुत हद तक एक बड़ी इकोनॉमिक पावर, बड़ी बड़ी मिलिट्री पावर बनके खड़ा हो गया। हम यहां पे इस बात को नजर में जरूर रखें कि भाई जो प्रैक्टिकल बात है, जो आंकड़े हैं, जो जीडीपी के डेटा है, वो तो हमारे सामने है ही, लेकिन अगर हम उस इमोशन से देखेंगे कि भाई भारत और चीन के संबंध क्या है, तो सर ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थायी शत्रु मित्रता नहीं होती है। हमें अगर कोई चीज सीखने मिल रही है पॉजिटिव, तो उसे सीख लेना चाहिए। और भारत का भी जो विकास है वो भी एक ठीक पोजीशन में हुआ, बिकॉज भारत की परिस्थितियां काफी हद तक अलग भी हैं। तो यहां पे अब इन दोनों को टारगेट करेंगे तब जाकर के, यानी जो आरआईसी है, आरआईसी के अंदर आर और सी को, सॉरी माफ, आई और सी को यदि हटा देंगे तो आर अपने आप कमजोर पड़ जाएगा, रशिया कमजोर पड़ जाएगा। यही मेजर टारगेट है। तो जो शुरुआत बेसिकली इस दुनिया में बड़ी हलचल की होती है वो इस टैरिफ वॉर से होती है, और ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये हो गया कि बाकी सारे देश हम पे टैरिफ लगाते हैं, हम भी उसके मतलब एक तरह से बदले में, उसके बदले में हम भी टैरिफ लगा रहे हैं। और उसने जो एक, जिसको बोलते हैं ना कि एक प्योर व्यापारी क्या काम कर रहा होता है, लिखा है यूएसए डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ, मतलब हम डिस्काउंट देके काम कर रहे हैं। कैसे सर, डिस्काउंट कैसे दिया? सबसे पहला नाम जिस देश का यहां पे लिखा गया वो चाइना है। अब चाइना को बोलता है कि भैया चाइना यूएस पे 67% इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, टैरिफ लगाता है, तो हम उसका ऑलमोस्ट हाफ 34% टैरिफ लगा देंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया भी आया था। अब यहां से बात शुरू हुई, चाइना ने अच्छा खासा रिटेलिएट कर दिया था। अब रिटेलिएशन हुआ तो बात यह आई कि चाइना ने तो बहुत हद तक कंट्रोल किया। अब भारत को लेकर के ट्रंप के विचार क्या थे, उस विचार को एक बार देखना पड़ेगा। ट्रंप के बयानबाजी क्या, फिर एक तुलना हम कर पाएंगे जो कि बेहतर हो पाएगी। मेरे दोस्तों, वो कहते हैं कि भारत अमेरिका का दोस्त है, चलिए साहब, कोई शक नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों से अमेरिका ने उसके साथ व्यापार कम किया है। दोस्तों एक और डेटा बताता हूं, 2018 के बाद से लेके चाइना से भी ट्रेड को अमेरिका ने कम किया है, ठीक है, क्योंकि उसके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। दरअसल भारत की कई नीतियां ऐसी हैं जो अमेरिकी कंपनियों को व्यापार करने में मुश्किलें पैदा करती हैं।
अब असल रीजन क्या है, क्योंकि जब अगर आप WTO के समझौतों को देखोगे और वहां पे जो अलग अलग जो जैसे एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी का वहां का जो दौर है, उससे क्या वहां का माल बहुत सस्ता हो जाता है। और अगर वो जब इंडिया के मार्केट में किसी भी ग्लोबल मार्केट में जाता है तो वहां की पूरी इकोनॉमी को लेफ्ट राइट कर देता है, क्योंकि सस्ता माल जब आएगा सेम क्वालिटी का तो सर बायर तो अपने इंटरेस्ट को देखता है, उससे लोकल इकोनॉमी हर्ट होती है, इसलिए इनके ऊपर टैरिफ लगाए जाते हैं। प्रैक्टिकल बात तो यह है, क्योंकि यदि वो अपने सब्सिडीज को बंद कर दे तो निश्चित रूप से वहां काफी लाभ हो जाएगा और ये टैरिफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां पे क्या लिखा सर, चिंता दूसरी क्या है कि भारत अपने हथियार भी रूस से खरीद रहा है और बड़ी मात्रा में तेल और ये भी खरीदता है, क्योंकि और यूक्रेन हिंसा को रोकने के लिए बोल नहीं रहा, क्योंकि वो पैसे से तो यूक्रेन में हिंसा कर रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि चाइना भी तो परचेज कर रहा है। यह सवाल न सिर्फ इंडिया में उठा बल्कि अमेरिका की भी, उसकी जो बड़ी लीडरशिप है, चाहे फिर वहां के एक्स चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर हो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो, या तो उनकी जो पुराने जो एम्बेसडर रही हैं निक्की हेली, उनकी बात हो, बहुत सारे सबने उनकी आलोचना की है बड़े स्तर पे कि भाई आप इंडिया के साथ में संबंध खराब मत करिए, जबकि चाइना को आप जो है वो एक ग्रेस पीरियड दे रहे हो, फिर इंडिया के साथ में ऐसा क्यों। तो यहां पर क्या है, जो उन्होंने उसी समय कह दिया था कि 25% टैरिफ हम लाएंगे और फ्यूचर में पेनल्टी भी लगाएंगे। अब आपको ये अच्छे से पता है, जब ये सब बातें आई तो भारत ने क्लियर कट कुछ चीजों के जवाब दे दिए थे। भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिश्री, उन्होंने कहा था कि वी विल डू व्हाट वी नीड टू डू, इंडिया वॉन्ट गो टू EU सैंक्शंस, बिकॉज EU से भी सैंक्शंस आए थे। दूसरी तरफ यूरोप के अंदर क्या चल रहा है उससे हम परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया यूरोप नहीं है। यहां पे यूरोप की बात USA से इसलिए जुड़ेगी बिकॉज USA के ही अम्ब्रेला के नीचे पूरा यूरोप पनपता है। मेनली यूरोप की जो ग्रोथ है, उनकी जो इकोनॉमिक रिलेशंस है, जो उनका इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो EU को आप अलग करके ना देखें, नाटो को US से अलग करके ना देखें, तो पूरी तरह से कहानी जो है वो मिली जुली है। तो भारत ने इनडायरेक्टली विरोध अमेरिका का किया और कड़े शब्दों में बात कह दी। ये बात सर बर्दाश्त के बाहर थी, क्योंकि वहां बात क्या बोली थी, 25% तो पेनल्टी लगा देंगे और 25% टैरिफ लगेगा, फिर पेनल्टी लगेगी। आपको पता है इंपोज कर दिया 25% टैरिफ। अब जब 25% टैरिफ इंपोज हुआ तो सर बड़ा चुनौतीपूर्ण स्थितियां पैदा हो गई। यहां पे जब साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि इट इज बिकॉज ऑफ पार्शली बिकॉज ऑफ ब्रिक्स एंड पार्शली ट्रेड। कुल मिलाकर के व्यापार का समझौता भारत करना नहीं चाहता, हमारे प्रोडक्ट्स को आप अमेरिका के प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट देना नहीं चाहते, आप अपनी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको बरकरार रखना चाहते हो, और दूसरी तरफ ब्रिक्स के अंदर भी घुसे बैठे उसको मजबूत कर रहे हो, तो ये सब हम होने नहीं देंगे। तो अल्टीमेटली जैसा कि मैं हर बार हर वीडियो में इस बात को हाईलाइट करता हूं कि ट्रेड तो एक बहाना है, ट्रेड के बहाने से ब्रिक्स सेकेंडरी टारगेट है और ब्रिक्स के माध्यम से रशिया प्राइमरी टारगेट है। क्योंकि ब्रिक्स यदि खुल जाता है, ब्रिक्स की बॉन्डिंग यदि टूटती है, तो यहां पे रशिया के साथ में चाइना भी अलग चला जाएगा, ब्राजील भी अलग चला जाएगा, और अल्टीमेटली जो ब्रिक्स एक बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए बन रहा है, डॉलर की सुप्रीमेसी के लिए बन रहा है, और डी डॉलराइजेशन का जो एक मजबूत आधार बन सकता है, उससे अमेरिका जो है वो घबराया है, टेंशन में है। भले ही वो ये शब्द प्रयोग करे कि इनको मैं कुछ नहीं समझता, वो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर छोटा समझते हो साहब, तो फिर 10% के एडिशनल टैरिफ की बात आप क्यों कहते हो, सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर के भारत को और चाइना को दोनों ही इसकी नजर में है, लेकिन हो क्या रहा है कि बहुत से ऐसे रीजन है जिससे चाइना की तरफ कदम बढ़ा नहीं रहा। यदि वो रीजन हम इंडिया में डेवलप कर पाते हैं या वैसा कुछ एटमॉस्फेयर हम क्रिएट कर लें, तो निश्चित मानिएगा अमेरिका की औकात नहीं होगी कि भारत के साथ में इस प्रकार का जो कि एक पार्शियल बिहेवियर है वो कर पाए। अब यहां पे बात क्या होगी कि जब ये सब बात हो गई तो उसके बाद में नहीं होता कि जैसे एक बरगलाने की, भड़काने की, मिसलीड करने की कोशिश ट्रंप की तरफ से की गई। खबर क्या उड़ाई गई कि हमने सुना है शायद इंडिया ने जो तेल है ना सर, ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। मतलब सुना है, गजब बात हो गई। अब सुना है, उसके बाद में ये और बोल दिया कि हम जो है ना, गुड स्टेप, बहुत अच्छा काम किया है। ट्रंप वेलकम्स रिपोर्ट्स ऑफ इंडिया पॉसिबली हॉल्टिंग रशियन ऑयल इंपोज। मेरे दोस्तों, जब हमने ऑयल परचेज करना बंद किया नहीं, उनको खबर देने वाला कौन है? शायद अंतर्यामी है, ग्रिंगो है, समझ खुद की लगा ली, रात को सपना देखा होगा, उसको हकीकत ये शायद मान बैठे। असल के अंदर ये सारी जो शब्दावलियां होती है, ये साइकोलॉजिकल प्रेशर बेसिकली डेवलप करने के प्रयास हैं कि किसी देश के मनोबल को कमजोर किया जाए
और एक उसको अवसर दिया जाए कि भाई देखो आप डायरेक्टली हां नहीं बोल सकते तो हमारी तरफ से हम पहले ही अनाउंस कर देते, फिर आप बोलना चलो ठीक है जी अब इन्होंने कहा है तो हम भी मान ही लेते हैं। लेकिन सर भारत ने बड़े मजबूत जवाब दिए। ये साहब जिनको आप देख रहे हैं, यह रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। आपने इनको जो सवाल पूछा गया मीडिया से कि क्या वाकई में भारत ने तेल लेना परचेज करना रोक दिया है, तो स्पष्ट जवाब दिया कि भारत अपनी तेल और गैस जैसी ऊर्जा जरूरतों को लेकर स्पष्ट है। दुनिया में जो हालात हैं, वो बाजार में जो चीजें मिल रही हैं, भारत इन सबको ध्यान में रखकर ही फैसले लेता है कि दुनिया की कंडीशन क्या है, मार्केट में कौन सी चीज किस रेट पे मिल रही है। आपको पता होगा अभी हमने नाइजीरिया के साथ में, ठीक है, एक ऑयल का एग्रीमेंट किया है। इंडियन ऑयल वहां से बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम खरीदने वाला है। तो भारत अपने नए रास्ते भी तलाश रहा है, अपने अन्य विकल्पों पे भी जा रहा है। क्योंकि देखिए सर, वन साइडेड निर्भरता, फिर वो चाहे यूएसए की हो, फिर वो चाइना की हो, या तो रशिया की हो, माफ कीजिएगा रशिया के साथ में हमारे इमोशन ज्यादा है, लेकिन सत्य तो यही है कि कोई भी देश की निर्भरता पे हमें ऐसा नहीं है कि भाई वन साइडेड हम डिपेंड हो जाए, बिकॉज जो कंडीशन चेंज होती है जियो पॉलिटिक्स में सर वो स्थायी नहीं है। तो हमारे अपने हितों को देखते हुए मल्टीपोलर रिलेशंस पे चलना पड़ेगा। अब यहां पे जो जवाब मिला तो ये सर बर्दाश्त के बाहर था। इन्होंने तो नारा लगा दिया मेक अमेरिका ग्रेट, लेकिन ये कर क्या रहे हैं, मेक अमेरिका अलोन बना रहे हैं। इसके ऊपर आज एक मन तो यह था कि क्यों ना उन 4-5 देशों के बारे में मैं बात करूं जिन्होंने अभी फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कही है, लेकिन फिर मुझे लगा कि बेहतर चाइना के कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करना होगा। असल पूछिएगा तो आने वाले 6-7 महीनों में आप ये पाएंगे कि अमेरिका की स्थिति ग्लोबल लेवल पे बहुत कमजोर हो चुकी होगी। क्योंकि यदि रशिया यूक्रेन वॉर रुक जाता है, क्योंकि ईरान और इजराइल वाला कॉन्फ्लिक्ट तो रुक ही चुका है, अजरबैजान वाला मामला शांत है, कंबोडिया वाला शांत है, सब तरफ खुद का ठेकेदार ने बोल दिया जी हमने कराया है। अब अगर ये यूक्रेन रशिया भी शांत होता है तो इनको उम्मीद होगी कि कहीं कुछ तो करो भाई, कुछ तो टेंशन पैदा करो। अगर वो नहीं होती है तो अमेरिका के पास में कहीं फटे में पैर डालने का मौका नहीं होगा। आप अगर इस बात से सहमत हैं तो अपना कमेंट जरूर पेश कर दीजिएगा, जिससे कि एक ओपन, एक खुली डिबेट शुरू हो सके कि आप हम क्या सोचते हैं वो जाने। तो साहब इस ग्रिंगो ने क्या किया, भारत के साथ में तो अपना वैर मोल ले ही लिया। क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर में इसको उम्मीद ये थी कि भाई भारत इंडिया जो पाकिस्तान का सीज फायर वाला इशू है, इसमें सरेआम इंडिया मुझे क्रेडिट दे देगा, और जैसे कि न्यूयॉर्क में वो बुलाता है सबको, जो भी डिस्प्यूटेड हो सामने बैठते हैं। और आप सोचिए अजरबैजान वाले मुद्दे पे, आर्मेनिया वाले मुद्दे पे कॉरिडोर का नाम खुद के नाम पे रखवा लिया। इतिहास में अक्सर ये देखा गया है कि जीवित व्यक्तियों के नाम पे जनरली रास्तों के नाम नहीं होते हैं, ठीक है, वो उनकी याद में, स्मृति में बनाए जाते हैं। लेकिन इतिहास का कोई शासक मुझे याद आ रहा है, आपको भी अगर वो याद आ रहा है, भारत के इतिहास का वो शासक है जो खुद के स्मारक बनाने में विश्वास करता था। उसको लगता था कि भाई मैं इतिहास में अमर हो जाऊं, जीते जी कम से कम अपना इतिहास देख लूं। बताइएगा कौन है, उससे 26 की सर मैच हो रही है, तो साहब नाम करा रहे। अब इंडिया से उम्मीद ये थी कि इंडिया भी प्रेज करेगा, हाथ एकदम मजबूती से पकड़ेगा, बोलेगा सर थैंक यू सर, आपने तो लाइफ सेट कर दी इंडिया की, मजा आ गया। इंडिया ने सर मजबूती से जवाब देते रहे कि भाई ऐसा कुछ नहीं, और यही इसके खून के उबलने का, इसके ग्रिंगो के इस मिसबिहेवियर का रीजन है। भारत अगर कह दिया होता जी हां इन्होंने कराया है, विश्वास करिए यहां पे कोई टैरिफ का खेल होता ही नहीं। लेकिन जब ईगो हर्ट हो गया तो सर फिर कुछ भी चलेगा। अब यहां पे आइए सर, टारगेट क्या है? टारगेट आर फॉर रशिया है, बेस क्या है? बी फॉर ब्रिक्स है। इसको हर स्थिति में कमजोर तो लुला डिसिल्वा ब्राजील से जवाब दे चुके हैं। इंडिया जो है वो बहुत हद तक अभी फ्रंट हो चुका है। रशिया से तो खैर क्या ही कहना, रशिया के दबाव में आने वाला नहीं, चाइना कंट्रोल के बाहर है। और रहा साउथ अफ्रीका, वो एक हद तक बैलेंस की पॉलिसी पे चल रहा है, ना इस तरफ ना उस तरफ। लेकिन जिस तरीके से वो इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया है और इसको बैक किया है ब्राजील ने, तो सर वो कहीं ना कहीं अमेरिका से दूरी दिखा रही है, बिकॉज इजराइल इज एक्सटेंडेड कॉलोनी ऑफ अमेरिका इन मिडिल ईस्ट। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब यहां पे क्या आती है, किस पावर को कमजोर करना है, तो भारत के ऊपर टारगेट ले लिया। टारगेट तो चाइना पे भी हो सकता था, क्यों नहीं है, बात करते हैं सर। आइए सर एक एक करके देखो। सबसे पहले अमेरिका का जो ये टारगेट है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन में सबसे बड़ा उसको चैलेंज करता है चाइना, ठीक है सर। अब चाइना के लिए उसको सबसे बड़ा हेल्प जो मिला, हेल्पिंग हैंड, वो मिला इंडिया, और इन्होंने क्वाड जो है वो बना लिया। अब यहां पे क्वाड के अंदर इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यहां पे जापान है और खुद यूएस है, ठीक है। अब इसके अंदर से ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से चाइना की ट्रेड के लिए भागा, आप हमारे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने यहां पे आई बटन में भी दे दिया है, जरूर देख लीजिएगा। जापान जो है वो अपने रिलेशंस बिल्ड करना चाह रहा है, और ऑपरेशन जो सिंदूर वाला मसला हुआ और ये टैरिफ वाला वॉर हो रहा है,
उसके बाद में भारत ने भी चाइना की तरफ अपने रिलेशंस को बढ़ाने की पॉजिटिव पहल कर दी है। चाइना भी इसको वेलकम कर रहा है। चाइना इंडिया को ऑफिशियली बैक करना शुरू कर चुका है और एससीओ समिट में मोदी जी पहुंच रहे हैं। इन सारी स्थितियों के अंदर अब इंडो पैसिफिक में वहां की लीडरशिप ये बोल रही है कि ट्रंप बाबू, इतने साल लगा के जो हमने एक मजबूत हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडो पैसिफिक में रेडी किया था, तुम उसका तुम्हारे इस झूठे फर्जी बेवकूफ पने में बर्बाद कर दोगे इस रिलेशन को, और अल्टीमेटली एक विश्वास मित्र जो है वो आपसे चला जाएगा। वहां पे तो ये भी बोला जा रहा है कि इंडिया जो है एक बार गया तो गया, अब दोबारा आपके पास में आने वाला नहीं है। तो सर उसकी टेंशन यहां है। अब चाइना को कंट्रोल करने के लिए इंडिया, अब रशिया, चाइना और इंडिया, ये अब आरआईसी पे फोकस करिएगा। आप थोड़ा ध्यान से देखें सर, चाइना को अब कंट्रोल करें कैसे। चाइना, ऐसा नहीं है कि अमेरिका का कोई विशेष प्रेम उमड़ता है कि चलो यार चाइना को छोड़ दो, चाइना पे कोई टैरिफ नहीं, इंडिया पे लगाओ। असल के अंदर पूछा जाए तो उसका झुकाव पॉजिटिवली इंडिया की तरफ ही होगा, चाइना की तरफ वो नहीं जा सकता, बिकॉज चाइना उसका मेजर काउंटर पार्ट है, मेजर चैलेंजर है। लेकिन उसके बावजूद भी वो क्यों नहीं उस पर टैरिफ लगा पाया, क्यों नहीं उसको कंट्रोल कर पाया? क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड में आज चाइना की इकोनॉमी, चाइना की मिलिट्री, चाइना की डिप्लोमेटिक अप्रोच उसको बड़ा चैलेंज दे रही है। क्योंकि जिस तरह से किसी इतिहास के एक दौर में मार्शल योजना लाकर के उसने दुनिया को हेल्प की और अपने अपने संबंधों को मजबूत किया, वही सर बेल्ट रोड इनिशिएटिव के थ्रू चाइना ने भी बहुत सारे देशों को लोन दिए हैं। देखिए, आलोचना प्रति आलोचना तो स्वाभाविक है, हर पक्ष की होगी, लेकिन वो अपनी जड़ें तो निश्चित रूप से जमा चुका है। भारत भी उस प्रयास में अग्रसर है। अब अमेरिका को चैलेंज ये हो गया है, अमेरिका ने जब टैरिफ वॉर खेलना चाहा, टैरिफ वॉर में अमेरिका सक्सेस नहीं हो पाया। नहीं होने के बहुत सारे रीजन, उनमें सबसे बड़ा रीजन जो है वो है सैंक्शंस का नहीं प्रभाव पड़ने का, उसकी मजबूत इकोनॉमी। क्योंकि सर जो युआन बेस्ड वो ट्रेड सिस्टम डेवलप करना चाहता है, वो डॉलर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इसने अपना एक बैंकिंग सिस्टम डेवलप कर लिया है, जैसे कि स्विफ्ट के कंपैरिजन में। तो कुल मिलाकर के आज उसको, और सबसे बड़ी बात, अमेरिका की निर्भरता चीन पे बहुत ज्यादा हो चुकी है। हम यहां पे मेरे दोस्तों बहुत गौर से सुनिएगा और समझिएगा। 5 हम पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जो बहुत टेक्निकल हैं, और हर पॉइंट को बहुत इजी करके समझाने का प्रयास करूंगा। कोशिश करिएगा मेरे साथ में जुड़ने की और पॉइंट्स को समझने की कि मैं यहां पे कौन से हम विषय पे बात कर रहे हैं। मेरे दोस्त, सबसे पहला है महंगाई और कंज्यूमर प्राइस शॉक का खतरा। चर्चा यह है कि मान लेते हैं, फर्ज कर लीजिए कि अमेरिका ने चाइना पर भी एडिशनल टैरिफ्स लगा दिए। अब एडिशनल टैरिफ्स लगा देंगे तो सबसे बड़ी बात क्या होगी कि चाइना की जो चीजें अमेरिका में जाती है, यानी चाइना जो एक्सपोर्ट करता है, उसकी रेट महंगी हो जाएगी। अब पॉइंट यह समझना है कि आखिर में पैसा दे कौन रहा है। मतलब यह है कि मान लीजिए कि मैं एक एक्स कंपनी अमेरिका में काम करता हूं, मैं चाइना से कुछ इंपोर्ट कर रहा हूं, तो जो टैरिफ का पे है वो पहले मुझे पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं पे करूंगा तो अल्टीमेटली चीज अगर चाइना से मंगाई है तो मैं मंगा रहा हूं, तो महंगी चीज मैं खरीदूंगा। अब जब मैं खरीदूंगा तो एक तरह से ये तो इनडायरेक्ट बर्डन है, जीएसटी के जैसा है, तो नेक्स्ट पे ट्रांसफर होता जाएगा। मैं जब डिस्ट्रीब्यूटर को माल दूंगा तो वो माल ऑब्वियसली महंगा दूंगा, मैंने मेरी रिकवरी कर ली। डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देगा तो डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनी रिकवरी कर ली, और रिटेलर जो माल बेचेगा वो किसे बेचेगा? आम जनता को बेचेगा, जो कंज्यूमर है। अब रिटेलर के पास जो माल पड़ा है, कल तक जो 100 रुपए का था, जो 140 150 रुपए का है, अब 150 रुपए कौन देगा उसके? वो देगा आपका कंज्यूमर, यानी जो फाइनल जो कंज्यूमर है वो पैसे देगा। तो फाइनल बर्डन किस पे गया? आम जनता पे। तो इससे क्या होगा? प्राइस कंज्यूमर शॉक डेवलप हो जाएगा। इसके पीछे रीजन ये है मेरे दोस्तों कि अमेरिका में महंगाई सीधा बढ़ती है। रिसेंटली गोल्डमैन सैक्स के जो एक आंकड़े आए हैं, उसमें उन्होंने बताया कि मौजूदा टैरिफ वेव से 2025 के अंत तक कोर पीसीई, ठीक है सर, एक तरह से पर्सनल कंज्यूमर इंडेक्स, मतलब कुछ आंकड़ों से रिलेटेड है ये, जो पर्सनल हम कंज्यूम चीजें करते हैं, पीसी की फुल फॉर्म में भूल रहा हूं, तो उसकी महंगाई जो है 0.6 से 0.7% या उसके ऊपर भी जा सकती है। अब जब ये चीजें होंगी तो फाइनल शिफ्ट किस पे होगी? चीजें उपभोक्ताओं पे। तो सेकेंडरी टैरिफ कदम महंगाई को और धकेलेंगे, इसलिए वॉशिंगटन हाथ हल्का रख रहा है भाई, वो उसके ऊपर हाथ डाल नहीं रहा। कारण तो फिर ये भी एक सवाल हो सकता है कि यार अगर चाइना वाले इंपोर्ट पे अगर ये फर्क पड़ रहा है तो इंडिया वाले भी पड़ना चाहिए। बिल्कुल बात आपकी सही है, बिल्कुल सही है। उसका जवाब शायद आपको यहां मिल जाएगा कि सप्लाई चेन निर्भरता अभी भी बहुत बड़ी है मेरे दोस्तों। चाइना से 13% ट्रेड जो है वो चीन, मतलब अभी चाइना कर रहा है अमेरिका के साथ में, तो 13% इंपोर्ट चाइना से हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा नंबर होता है।
अब अगर ये निर्भरता देखो 18 के बाद में मैंने आपको बताया कि ये रिड्यूस किया है, आज भी 13% का ट्रेड हो रहा है, इंपोर्ट्स हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, टॉयज है। आप सोचिए मेड इन चाइना में कौन सी चीज ऐसी है जो अमेरिका के मार्केट में नहीं है। जो आप हिंदुस्तान के मार्केट में देखते हो उससे ज्यादा चीजें आपको अमेरिका के मार्केट में मेड इन चाइना की मिलेगी। तो चाइना ने पूरा मार्केट इस तरह से कैप्चर किया है। और दूसरी बात, अगर टैरिफ लगा के भी वहां माल बिक रहा है तो वहां की कंपनी उस रेट में माल वहां नहीं दे सकेंगी। रीजन क्या है? क्योंकि चाइना में लेबर कॉस्ट बहुत सस्ता है। अब लेबर कॉस्ट ही वो फैक्टर बना है जिसने चाइना की ग्रोथ को 7वें आसमान पे पहुंचा दिया। कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लेबर कॉस्ट वहां बहुत कम है, यहां की लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो उस लेबर कॉस्ट के बैलेंस को भी करने के बाद में टैरिफ ज्यादा असर नहीं दिखा पाएंगे। तो फिर तो टैरिफ लगा देना चाहिए सर, उसके पीछे भी बहुत बड़े फैक्टर हैं। तो कुल मिलाकर के देखें कि भारत के इंपोर्ट पे सर इसलिए नहीं क्योंकि भारत का इंपोर्ट कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, बहुत कम प्रभाव वो डालेगा। लेकिन चाइना से 13% का इंपोर्ट है, उसकी पूरी इकोनॉमी की जड़ें हिला देगा। रीजन क्या है? उसकी जो सप्लाई चेन है वो बहुत मजबूत है और रातों रात दूसरे सप्लायर अमेरिका को मिलना इम्पॉसिबल है। क्योंकि जिन चीजों पे चाइना होल्ड रखता है वो चीजें सहज ही किसी देश में उपलब्ध नहीं है। तीसरी बात पे आइए सर, चीनी रिटेलिएशन की क्षमता, चाइना की जो रिटेलिएशन कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। वो पलटवार बहुत मजबूत कर सकता है। पलटवार इसलिए मजबूत कर सकता है क्योंकि दो कंपनियां जो हम सब लोग सरल रूप में समझते हैं, एप्पल, दूसरी आपकी टेस्ला। तो एप्पल और टेस्ला जैसी बड़ी यूएस की कंपनियों की भी निर्भरता बहुत ज्यादा चीन पर है। छोटी मोटी कंपनियों की तो बात जाने दीजिए। तो कहां से और कैसे निकलेंगे? पॉइंट को पढ़िए सर। देखिए सर, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जब ये टैरिफ वैरिफ खेला गया ट्रंप की तरफ से, तो बीजिंग ने यह किया कि गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी जैसे क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। बोल दिया कि साहब हम नहीं देंगे। अब इसकी वजह से ये अमेरिका को अच्छे से पता है कि अगर इसने नहीं दिया तो मेरी ईवी इंडस्ट्री का तो खात्मा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे टेस्ला खड़ा है। अब टेस्ला ने कितने जॉब वहां क्रिएट किए होंगे और कितने ही स्टार्टअप जो है वो ईवी सेक्टर में आना चाह रहे होंगे। ईवी सेक्टर तो एक बहुत छोटा सेगमेंट है सर, बहुत सारे सेक्टर्स में, एरोनॉटिक्स से लेकर के आपके डिफेंस इंडस्ट्री से लेकर और फाइनली आप आइए अपने इसमें ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री पे, वहां पे इन क्रिटिकल मिनरल्स का सीधा यूज है। इंडिया इसीलिए तो परेशान हो रहा है चाइना के चक्कर में। तो दबाव बना सकता है, कीमतें कई गुना छलांग लगा चुकी हैं। साथ ही टेस्ला, एप्पल जैसी अमेरिकी दिग्गज चीन के मार्केट सप्लाई चेन पे एक्सपोज्ड हैं। सर टेस्ला पे 10,000 करोड़ डॉलर का लोन है जो कि चाइना ने दिया। 10,000 करोड़ डॉलर सर बहुत बड़ा नंबर होता है। कहां से लोग चुकाएंगे? इसलिए अमेरिका की जो गवर्नमेंट बनती है वो एक तरह से बिजनेस लॉबी उसको मेंटेन करती है। और बिजनेस लॉबी कभी नहीं चाहेगी कि भैया उनका घाटा हो। व्यापारी कभी घाटा चाहेगा क्या? व्यापारी कभी घाटा नहीं चाह सकता। तो यहां पे, और अगर ऐसा हो गया तो उन कंपनियों के सारे शेयर सेक्टर्स, और अगर वहां पे नेस्डेक अगर गिरता है, अमेरिकी मार्केट में प्रॉब्लम होती है, तो पूरी ग्लोबल सिचुएशन सर हाहाकार मच जाएगा। और अमेरिका का गिरा हुआ स्थिति, अमेरिका के इकोनॉमी पे जो विश्वास है, जो डॉलर के प्रति एक आभास है कि भाई डॉलर है तो सेफ है, जैसे गोल्ड के प्रति बिहेव है वैसा, तो वो कमजोर पड़ेगा। इसकी स्थिति कमजोर पड़ेगी, नहीं कर सकता। तीसरी बड़ी बात आती है फाइनेंशियल सिस्टम की। फाइनेंशियल सिस्टम, चीनी बैंकों पर सेकेंडरी सेक्शन लगा तो डॉलर पाइपलाइन हिल सकती है। ये पाइपलाइन हिलने वाली बात क्या है सर? देखिए चीन के बैंक जो हैं, आप इसको यूं समझिए, चीन के बैंक दुनिया के बहुत सारे देशों में काम करते हैं और चाइनीज बैंक हैं क्योंकि चाइना में इंडस्ट्रीज दूसरे देशों की भी बहुत आके लगी हुई है, तो वो प्रेफर ये करती हैं कि लोकल बैंक के साथ में बिजनेस हो। अब सपोज कीजिए चाइना का कोई बैंक यूके में काम कर रहा है और अगर यहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए, बैंकों के ट्रांजैक्शन रोक दिए गए, तो यूके के अंदर जो कंपनियां चाइनीज बैंक के थ्रू ट्रेड कर रही हैं उनका काम भी रुकेगा। यूरोप के बहुत सारे देशों में जिन कंपनियां उन चाइनीज बैंकों के थ्रू काम करी उनका काम भी रुकेगा। तो जो दोस्त है अमेरिका के वो भी बेचारे परेशान होंगे और डॉलर की सप्लाई रुकेगी ना, तो सर अल्टीमेटली क्या होगा? डॉलर को चैलेंज होगा। लोग बोलेंगे छोड़ो यार इस आफत को, हम अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करते हैं, हम यूरो में ट्रेड कर लेंगे, हम युआन में ट्रेड कर लेंगे, हम रूबल में ट्रेड कर लेंगे, रुपए में कर लेंगे, दिरहम में कर लेंगे। बहुत सारे अल्टरनेट ऑप्शन है और वो ग्रो हो रहे हैं, समझिएगा इस बात को। तो सर यहां पे क्या होगा? ग्लोबल पेमेंट प्लम्बिंग जो है, ये टेक्निकल टर्म है, मतलब एक तरह से ग्लोबल पेमेंट का सिस्टम जो घूम रहा है डॉलर के बेस पे, वो एकाएक रुकेगा और वो कमजोरी किस पे हावी हो जाएगी? अमेरिका पे।
भारत के बैंक का इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है जितना चीन के बैंकों का नेटवर्क है। भारत के बैंकों के साथ में ट्रांजैक्शन बड़ी कंपनियों के इतने ज्यादा नहीं है जितने चीन के हैं, लेकिन इसीलिए चाइनीज बैंकों का जो नेटवर्क मजबूत है वो अमेरिका को रोकता है, क्योंकि उससे बाकी उसके जो साथी देश हैं, चाहे G7 है, चाहे नाटो है, चाहे EU है, वो भी दुख पाएंगे सर उससे। अब यहां पे क्या है, स्विफ्ट के बारे में आपने सुना होगा, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की दुनिया में यही सब यूज होता है। इंडिया में हम भी अगर कोई फॉरेन से पेमेंट आता है, आप जैसे हमारे वीडियोस देखते हैं, हमें भी कुछ ऐड का जो पैसा मिलता है वो भी हमें स्विफ्ट के थ्रू ही हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है सर। तो इंडिया, हम तो ये उम्मीद करते हैं इंडिया कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करे जो हमारे अपना हो, जैसे फोन पे, माफ कीजिएगा, यूपीआई जो किया, यूपीआई को एक एक्सटेंडेड तरीके से हमको डेवलप करना चाहिए और पेमेंट इंटरफेस बने। तो CIPS उसने, चाइना ने अपना बना लिया, रशिया ने अपना बना लिया, तो अमेरिका की निर्भरता है ही नहीं। तो इनका बैंकिंग नेटवर्क मजबूत प्लस इनका खुद का बैंकिंग सिस्टम है, तो सर डरने की क्या बात है। 2-3 पॉइंट पे देखो, डॉलर नेटवर्क एक ग्लोबल सिस्टम है, लोकल नहीं है, तो एकाएक उसको हम छेड़ नहीं सकते। अमेरिकी कंपनियां भी चाइना कनेक्टेड है, कैसे, तो उनका काम भी रुक जाएगा। फाइनेंशियल मार्केट में पैनिक होगा क्योंकि डॉलर की शॉर्टेज होगी, तो क्या होगा, पैनिक क्रिएट होगा और जियोपॉलिटिकल साइड इफेक्ट हो जाएंगे कि यार ये अमेरिका तो बेकार देश है, ये अपने दूसरे देश से दुश्मन निकालने के चक्कर में हमें भी लपेट के बैठा है, तो उसका क्या होगा, जियोपॉलिटिकल साइड इफेक्ट भी होना तय है। तो चाइना की इन चीजों की वजह से वो रुका हुआ है। और फाइनल आखिरी बात यह है कि अलायंस मैनेजमेंट और G7 का समन्वय। सर ये देखिए कि जो देशों के, जो G7 नेशंस है, जो अमेरिका के लिए एक तरह से उसका एक एलीट क्लब है, उन सबके गहरे संबंध चीन के साथ हैं और सबके ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑलमोस्ट अलग अलग लेवल पे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात है, डिफरेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। सब देशों की कंपनियां यहां पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाए बैठी हैं। तो अगर कल को इनके ऊपर प्रभाव आया तो GS कंसेंसस टूट सकता है ना सर, कि यार तुमने एक एक्शन लिया, ट्रंप महोदय, वैसे बाइडेन की फोटो है, ट्रंप महोदय आपने डिसीजन लिया और हम लपेटे में आ गए, ऐसा क्यों, इसकी सजा कौन भुगतेगा। तो सर उससे वो बचेगा। इसीलिए अमेरिका अक्सर डायरेक्ट कंट्रोल्स, लिस्टिंग या सेक्टर टैरिफ को प्राथमिकता देता है, लिमिटेड सेक्टर वाइज करता है, सबको नहीं लपेटता एक साथ, और सेकेंडरी उपायों को लिवरेज थ्रेट के रूप में होल्ड करता है। सर ये इस तरीके की पॉलिसीज पे चलता है। अब यहां पे मुद्दा आता है, तो फिर भारत के साथ में क्यों, अमेरिका चाइना वाले पॉइंट तो हमें क्लियर हो गए, भारत के साथ में क्यों सर, भारत के साथ में इसलिए क्योंकि आर्थिक रूप से लोअर कॉस्ट करेगा अमेरिका को और पॉलिटिकली हाई जो सिग्नल, हाई गेन इसको दे देगा। कैसे, ऑलमोस्ट 2% के आसपास में हमारा इसका कुल ट्रेड है, 2% के आसपास, तो कहां 13% और कहां ऑलमोस्ट 2%। तो उसको यह है कि ये अगर हटता भी है, कमजोर भी होता है, तो महंगाई पे इतना असर नहीं डालेगा। कहीं से 13% माल आ रहा है उसका प्रभाव और कहीं से 2% से कम आ रहा है उसका प्रभाव कंपैरेटिवली कम ही होगा। और सर जो चीजें इंडिया अमेरिका को भेज रहा है उसके वैश्विक विकल्प सहज रूप में उपलब्ध होने की संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो चाइना अमेरिका को भेज रहा है, उसके जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स, उसके ऊपर वो नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकता। मेरे दोस्तों बात समझिए। तो यहां पे दायरा हमने आपको बता दिया 2.7 से 3.1 और ऑलमोस्ट अभी 2% के नीचे है, यानी चीन की तुलना बहुत छोटा, इसलिए ऊंचे टैरिफ लगाना घरेलू महंगाई असर सीमित होगा। और जो डिटरेंस है, मतलब कि जो भय व्याप्त किया गया, डिटरेंस क्या होता है, भय डाल करके शांति स्थापित करना कि भैया देख तुम पे लगा दिया है तो रूस बोलेगा अरे मेरा दोस्त परेशान है यार, चलो हम वॉर में पीछे आते हैं, तो शांति स्थापित हो गई। तो भय डाल के शांति स्थापना, डिटरेंस जो है वो बहुत फास्ट हो जाएगा, लागत तो कुछ आई नहीं और युद्ध में शांति हो गई, घाटा भी कम हुआ, मुनाफा ज्यादा हो गया। इसलिए इसकी विन विन सिचुएशन है। यही वजह है कि भारत पर सेकेंडरी जैसी पेनल्टीज, टैरिफ बढ़ाना अमेरिकी राजनीति में कम रिस्की समझा जाता है। तो कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि हमारी कमजोरी है उसका यह फायदा उठा रहा है। अब आप एक और चीज देखिए, भारत के अगर आप टॉप 10 व्यापारिक साझेदार देखेंगे मेरे दोस्तों, उसमें आप ये पाएंगे कि अमेरिका एक इकलौता ऐसा देश है जिसके साथ में हम ट्रेड डेफिसिट में नहीं है। अब अमेरिका को यह पता है कि यदि मैं इसको भी यहां से पत्ते काट दूंगा तो 10 आउट ऑफ 10 ट्रेड डेफिसिट इंडिया का चला जाएगा। तो खैर भारत के लिए चिंता इसलिए नहीं है कि भाई हमारा 2-3% का ट्रेड तुम्हारे साथ में है, अगर 9 से ही हम बर्बाद नहीं हुए तो 10वें से क्या बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है सर, ये भी इसका एक पक्ष हो सकता है। खैर अब हमें आखिर में यहां करना क्या है सर, इंडिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर एक्सट्रीमली फोकस होना पड़ेगा। हमें हमारे सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा। जिस देश के आप सर्विस सेक्टर में कूदे हो, प्राइमरी सेक्टर में मजबूत थे,
प्राइमरी सेक्टर से हमारी अर्थव्यवस्था की, अब उसको सौभाग्य दुर्भाग्य जो कहा जाए वो कहिए, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में आने की बजाय, उत्पादन विनिर्माण क्षेत्र में आने की बजाय हम सीधे सेवा क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर में चले गए, सर्विस सेक्टर में चले गए। अब हमें यह कमजोरी महसूस हो रही है, क्योंकि जो अदर ईस्टर्न पावर्स थे, चाहे फिर वो आपके आसियान नेशंस के कुछ हिस्से हो या तो चाइना हो, इन्होंने प्राइमरी से निकल के पहले सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप किया, उसके बाद में आकर के सर्विस सेक्टर में प्रवेश कर पाए। तो कुल मिलाकर भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना है। आज दुर्भाग्य यह है कि हमारा मेक इन इंडिया का मैक्सिमम माल मेड इन चाइना है। वी आर डूइंग बट उस लेवल पे नहीं जितना हमें करना चाहिए। तो गुंजाइश अभी बहुत जबरदस्त है कि मेक इन इंडिया को बहुत सीरियसली सिंसियरली लिया जाए, स्टार्टअप को बहुत फंडिंग करने की जरूरत है और देश में उद्यमिता को डेवलप किया जाए। बिकॉज हम जॉब सीकर बन के रह गए तो सर पोजीशन ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि सर बोलते ना कि सर बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। जिस देश की इकोनॉमी मजबूत है, जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, उसे सर को रोकने टोकने वाला है ही नहीं। और उसके अलावा भारत को यह चाहिए कि हम हमारे वैश्विक संबंध, व्यापार संबंधों को बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन दे दें। मतलब हम लिमिटेड 2-5 देशों की बजाय जहां जहां जैसी स्थितियां उपलब्ध हैं उनके साथ में व्यापार करें। इससे क्या होगा, ग्लोबल साउथ मजबूत होगा, बाकी जो देश विकासशील है उनको नए अवसर मिलेंगे और यूएन में भी आपकी स्ट्रेंथ मजबूत होगी। तो पैसा भी आएगा, पावर भी डेवलप होगा, यूएन में सपोर्ट भी मिलेगा और डिपेंडेंसी भी घटेगी। इसलिए मोनोपोली का शिकार होने से हम बच जाएंगे। और फाइनली ब्रिक्स का दामन तो हिंदुस्तान को अब उस तरह से पकड़ना चाहिए जैसे 7 जन्मों की सौगंध खा लीजिए भैया। अब यही हमारा अंतिम पड़ाव है। अंतिम पड़ाव से मायना यह है कि वर्तमान की आवश्यकता ब्रिक्स है, इसके साथ बहुत मजबूती से जुड़ करके इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। फिर उसमें चाहे भारत चीन संबंध हो, तो कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। सकारात्मक रूप से हमें भी प्रयास करने होंगे कि चाइना के साथ में संबंध ठीक कर लिए जाए, क्योंकि चाइना संबंध ठीक होते ही हमारे जो आसपास का रीजन है जिसमें बहुत सारे देश आते हैं, आप मेरे नाम समझ गए, नाम लेना नहीं चाहता, वो सारे देश इजीली बैलेंस हो जाएंगे। रीजन क्या है कि अमेरिका के साथ में बैलेंस होने का मतलब यह है कि हमारे नए अवसर तो खुलेंगे ही खुलेंगे जॉब्स के, लेकिन जो हमारा जियोपॉलिटिकल स्टांस कमजोर हुआ बीते कुछ सालों में बिकॉज ऑफ कि हमारे पड़ोसी देशों के संबंध बिगड़े, वो ठीक होने के तो उसका लाभ हमें मिलने वाला है। रशिया इंडिया चाइना का कोलैबोरेशन डेवलप होगा और भारत के लिए भी आर्थिक जो अवसर हैं वो चाइना में पैदा होंगे। पॉलिसीज तो सर हमें बनानी पड़ेगी। ये जीते क्यों, आगे क्यों इकोनॉमी में, इनकी पॉलिसी की वजह से हम आगे हो जाएंगे। किसकी वजह से? हमारी पॉलिसी की वजह से। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द पॉलिसीज जो कि हमारे देश की सरकार बनाती है। आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं कि पॉलिसी वाकई में मायने रखती है? फिर मैं यूं ही कह रहा हूं, क्योंकि मैं तो बात कर रहा हूं सर ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्ट की। जो सच है, जो फाइनल है, मैं वो बोल रहा हूं। आप क्या सोचते हैं बताइएगा। और भारत का फाइनल मतलब जो अभी एक रीसेंट रिक्वायरमेंट है भारत रशिया रिलेशन, रूस के साथ तो उसका चट्टान बन के खड़ा हो जाना है। क्योंकि अगर 2% का उसको इंपोर्ट इफेक्ट नहीं करेगा तो 2% का एक्सपोर्ट हमें क्या इफेक्ट करेगा। हम उसके शॉक को झेल सकते हैं, लेकिन रशिया से संबंधों में कहीं कमी आई तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि अमेरिका में जो लीडर अभी बैठा है, पहले तो अमेरिका अपना देश का ही कैरेक्टर अलग है, लेकिन जो वर्तमान में लीडर बैठा है डोनाल्ड ट्रंप, उसका कैरेक्टर कुछ ऐसा है कि उस पर विश्वास करके आप रशिया से दूरी भी बना लोगे तो गारंटी नहीं है कि वो आपके साथ में दगा नहीं करेगा। तो उसके चरित्र वही है। अब वो अपने देश के साथ में जो अभी वॉशिंगटन में क्या कर रहा है, बेघरों को लात मार के भगा रहा है कि नहीं भगा रहा है, तो जो अपने खुद के देशवासियों का सगा नहीं, वो दूसरों का क्या होगा। समझिए सर इस बात को। तो रशिया से संबंध मजबूती से बढ़ रहे हैं और बहुत मजबूत होने चाहिए, और ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन हो सकते हैं, क्योंकि सर सीखा तो कहीं से भी जा सकता है। लूला डिसिल्वा ने जिस तरीके से अपने देश को डिफेंड किया है मजबूती से, और अमेरिका को, ट्रंप को ग्रिंगो बोल करके क्या उसको शब्दावली दी है, तो हमें क्या चाहिए ना, हमें इस तरह से मजबूती से खड़ा होना है और अपने देश को मजबूत करते हुए अपने सहयोगियों को मजबूत करना है, अपनी इकोनॉमी को भी मजबूत करना है, प्लस हमारे जो जियोपॉलिटिक रिलेशंस हैं उनको भी ठीक करना रहेगा। तो मेरे साथियों, ये सारी पोजीशन मैंने आपके सामने डिस्कस की है। तो यहां पे थंबनेल आई थिंक थोड़ा बाय मिस्टेक गलत हमारा थंबनेल यहां लग गया है, इंडो पैसिफिक वाला। तो आप ये बताएंगे हमें कि ये सेशन कैसा रहा, आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको लगा है कि वाकई में ट्रूथ इनसाइट इंपैक्ट है तो मेरा हौसला बढ़ा दो एक कमेंट करके, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। विश्वास करिएगा अनबायस्ड और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर टिके हुए जियोपॉलिटिकल एनालिसिस में आपके सामने पेश करता रहूंगा। आपका साथ है तो हमारी ग्रोथ है, मिलकर के साथ बढ़ेंगे। फैमिली हर दिन बढ़ रही है। 100K का सफर बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। लगभग 3 महीने से कम के सफर में हम 100K कवर कर लेंगे, ऐसी उम्मीद है। सहयोग करिएगा। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। सी यू सून अगेन। बाय बाय। जय हिंद।
तरह से दूर किया जाए। मेरे साथियों, दुनिया के अंदर जो स्थितियां पैदा हुई, जो चाहे फिर वो यूक्रेन जो रशिया वॉर चल रहा है उसको लेकर के, या तो फिर वो टैरिफ वॉर चलना, या फिर सेकेंडरी सैंक्शंस का सारा दौर, ये घूम फिर के जहां पे इकट्ठा होता है वो है रशिया को बैलेंस करने की कोशिश, या रशिया के ऊपर अपनी सुपीरियरिटी दिखाने की जद्दोजहद या जिद। क्योंकि जिस समय पे इस देश के राष्ट्रपति, अमेरिका की बात कर रहा हूं, ट्रंप हैं, तो वहां पे अनएक्सपेक्टेड जो पॉलिसीज है उसकी उम्मीद एकदम की जा सकती है, बिकॉज वहां कभी भी कुछ भी